बताइए जो हैप्पीली एवर आफ्टर वाली जो बात है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? सी पंकज जी, हैप्पीली एवर आफ्टर मूवीज में होता है। आई डोंट थिंक हैप्पीली एवर आफ्टर होता है। आपको हैप्पी एवरी डे आई थिंक हम ढूंढें। Never take any decisions, especially when you are in the high emotions and the low emotions. There is a probability and the possibility that you may fall into the wrong decision. पर्सनल इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी। बहुत सालों पहले, आई थिंक शादी के 1-2 साल ही, वैलेंटाइंस डे था एंड माय हस्बैंड डिड नॉट कम विथ एनी फ्लावर्स, राइट? चॉकलेट नहीं, फूल नहीं। हाँ। मैंने पूछा क्या हुआ? नो फ्लावर्स। मैं पूरा दिन राह देख रही थी। से अरे यार बड़े महंगे थे। आई सेड किसने कहा मुझे बुके चाहिए? एक फूल, राइट? हमारे घर के बाहर के पौधे से तोड़ के लाते वो भी चलता। वाइफ तो कम करती है मेरे ख्याल से, वाइफ ज्यादा डिमांडिंग होती हैं, हस्बैंड थोड़ा सा मैंने देखा है। बिकॉज़ वाइफ ज़्यादा गिविंग भी होती हैं। हाँ, एक्चुअली इतना ध्यान रखेंगे हर किसी का, किसी की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या जिंदगी जियोगे? बट बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ, टू योर वैल्यूज। आप रोज खुश हैं क्या उस आदमी के साथ या उस लड़की के साथ, और आप रोज क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप में और एडिशन करें। और कई बार लोगों को लगता है कि ये इमोशनल हमको खाली कंपनी में मैनेज करना है, घर पे नहीं मैनेज करना होता है, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस एनीवेयर यू आर, बिकॉज दोज आर योर इमोशंस, ओनली यू कैन मैनेज देम। हम लोग रोजाना इतनी चीजें करते हैं, राइट? फैमिली के लिए, घर के लिए, तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं हर किसी के लिए। अगर आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली डर रहा है कि आप गुस्से में पता नहीं क्या कर दोगे, तो फिर तो वो कंफर्ट कैसे आएगा? so hello everyone, thank you so much for watching all our episodes. I would request each one of you to please keep watching this episode because this is going to be another episode with Sandhya ji. Sandhya ji, thank you so much for coming on the second podcast with us. And सबसे important question जो आ रहा है कि happily ever after, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, स्पेशली यंगस्टर्स के साथ में दे गेट इनटू द रिलेशनशिप। कुछ छोटी रिलेशनशिप होती हैं, कुछ थोड़ी मैच्योर रिलेशनशिप होती हैं, कुछ लॉन्ग लास्टिंग, बहुत कम होती है लॉन्ग लास्टिंग तो। लेकिन ये रिलेशनशिप का पूरा मसला क्या है? और वो जो एक ज़माने की बातें हुआ करती थी, जो पेरेंट्स कैसे सुनते थे कि 7 जन्मों का जो बंधन होता है, शादी का बंधन होता है। अभी आजकल जिस तरीके के केसेस हम सुनने में आ रहे हैं कि हस्बैंड के साथ ले गए, अभी वो मेघालय का जब केस सुनने में आया था कि हस्बैंड वाज़ किल्ड विद द बॉयफ्रेंड एंड ऑल। ये सारे बहुत पेनफुल इश्यूज़ होते हैं जो आज के सोसाइटी में जो इमर्ज हो रहे हैं। तो हम इन सारे मुद्दों के ऊपर, इन सारे चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट अगेन। एंड बताइए जो हैप्पीली एवर आफ्टर वाली जो बात है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? सी पंकज जी, हैप्पीली एवर आफ्टर मूवीज में होता है, जी। राइट? रियल लाइफ में अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स भी देख लें, भगवान के टाइम की जो स्टोरीज आ रही हैं, लव स्टोरीज आ रही हैं, उसमें भी क्या एवर आफ्टर था, राइट? इंसान बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं दैट हमारी लाइफ जो हमने सोची थी, जिस ट्रैक पे सोची थी, जिसके साथ सोची थी, उसके साथ चलती रहे। बट changing circumstances, changing feelings, changing environment, changing people, I think ये मुश्किल कर देता है happily ever after. I don't think happily ever after होता है। आपको happy every day I think हम ढूंढें, तो I think it is a better way of going about it. आप रोज खुश हैं क्या उस आदमी के साथ या उस लड़की के साथ, और आप रोज क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप में और एडिशन करें। I think that's a better way of looking about it. बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म है व्हिच इज कॉल्ड द टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो टेक एन एग्जांपल ऑफ द डिओ, द मेल एंड फीमेल एंड द पार्टनर्स। एक पार्टनर वो है जो हमेशा हर बात पे सेक्रीफाइस करता है, या स्पेशली फीमेल है या मेल है, और दूसरा वो है वो हर बार वो जो अपना जो एक स्टैंड है वो उसको कंटिन्यू करता चला आता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस ब्लास्ट, है ना? और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई एम गेटिंग सम सपोर्ट फ्रॉम समवन इन द सोसाइटी कम्युनिटी, बहुत नियर रिलेशनशिप में मेरे ऑफिस में अगर हैं, तो वो एक बेंगलोर की एक केस स्टडी है। ये केस स्टडी बोलती है कि बेंगलोर में जो कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं, एंड इट्स पब्लिश्ड केस स्टडी, कि वहाँ पर दे डेवलप अ रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड द कंपेनियन इन द ऑफिस।
एंड पीपल दोज आर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स, जहाँ 8-8 10-10 घंटे की उनकी पूरी पूरी जो वर्किंग आवर्स होते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इमर्ज होती हैं। एंड इट्स नॉट दैट वन और टू इंसिडेंट, इट्स अ बंच ऑफ केस स्टडी में दे हैव टेकन द गुड नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड सैंपल साइज। इसके बारे में आप क्या बताएंगी? सी सच तो है दैट अब हम घर से ज़्यादा समय ऑफ़िस में बिताते हैं, ऑफ़िस में अलग-अलग लोगों के साथ बिताते हैं, तो दोस्ती होना और गहरी दोस्ती होना ये लाज़मी है, राइट? कई बार हस्बैंड वाइफ के कुछ कपल्स को मैं जानती हूँ, कोई दिन में जॉब करता है, कोई रात में जॉब करता है, तो उनका इंटरैक्शन और उनका साथ में बैठना भी घर में मुश्किल होता है। तो और लोगों की तरफ आकर्षित होना, वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट ढूँढना, ये काफ़ी नेचुरल हो गया है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये सही है या गलत है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना रिलेशनशिप में जो डायनामिक होती हैं। अब अगर हस्बैंड वाइफ का घर पर तालमेल नहीं है और अगर ये तालमेल ये ऑफ़िस में ढूँढते हैं और कोई उन्हें ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलता है जहाँ पे वो वेंट आउट कर सकते हैं या अपने इमोशंस की बात कर सकते हैं या अच्छा ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। तो आई वुड से कि आई वोंट कॉल इट रॉन्ग, नेचुरल है होना, बट अगर आप किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा दैट आप वहाँ पर एनर्जी, टाइम, अफेक्शन, इमोशन वहाँ स्पेंड करें। आप ऑफिस में औरों के साथ इतना इमोशनल कनेक्ट और इतना आप टाइम स्पेंड करें कि आपके पास कुछ बचे ही नहीं घर पे बात करने के लिए या घर पर वापस आने के लिए। तो वहाँ पे आई थिंक दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। सो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग। आप बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में काफ़ी दोस्त, काफ़ी फ्रेंड्स मेरे भी हैं, जो आस-पास कहीं पे भी 2 दिन घूमने चले जाते हैं या आए दिन अगर टाइम मिलता है तो साइक्लिंग साथ में करते हैं, योगा साथ में करते हैं, जिमिंग साथ में करते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी ढूँढनी पड़ेंगी जिसमें आप आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व्ड हों टू कीप दैट कनेक्ट। You can't be soulmates if you have separate lives, right? You have to find something that is common and tying the two of you to be able to enjoy that. तो अब तो आसान भी हो गया है, लोग तो आई थिंक घर पहुंचते हैं और फिर हस्बैंड वाइफ दोनों खाना लेके टीवी के सामने बैठ जाते हैं, 3-4 घंटे अपने पसंद का शो देखते हैं एंड दैट इज ऑल्सो बिकम अ वे ऑफ बॉन्डिंग। ये भी चलेगा, but find ways where you can physically, emotionally, mentally connect with your partner. Okay. I think that is very important and वहाँ पे सेल्फ का रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा डिसिप्लिन भी चाहिए। एक जो बहुत कॉमनली सीन जो फैक्टर है यहाँ पर, expression of that love or expression of that emotional attachment with someone. If somebody is very introvert and आपका पार्टनर बहुत एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट्स को एक्सट्रोवर्ट ही पसंद आते हैं, दे वांट टू मीट। ऑन द कॉन्ट्ररी एक्सट्रोवर्ट को इंट्रोवर्ट पसंद आते हैं, ऑपोजिट्स डू अट्रैक्ट। यस तो उसमें अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर एक्सप्रेस करे मेरे से कि वो मुझको कितना प्यार करता है, चाहता है, बॉन्डिंग है, इमोशनल कनेक्ट ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन वहां पर अगर पार्टनर बहुत इंट्रोवर्ट है तो वो मतलब वो जो एक नीड है, वो जो एक इमोशनल नीड है, वो फुलफिल नहीं हो पाती है कहीं न कहीं। और अगर वो सेम चीज़ अगर मुझे कहीं और से मिलती है कि देयर इज़ समवन हू इज़ कीप ऑन अप्रिशिएटिंग मी और मुझे मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, मेरे ऑफ़िस में है, मेरा कलीग है, मेरा मैनेजर है, बॉस है, तो वहाँ पर वो एक डिटैचमेंट और अटैचमेंट वाला जो केस है, वो बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो यहाँ पर ये जो कपल्स की जो एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं शायद पता नहीं मैं सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू नीड टू समहाउ बी एक्सप्रेसिव, व्हाट यू फील अबाउट योर पार्टनर, तो वो बहुत ज़्यादा मिसिंग कहीं न कहीं है बिकॉज़ ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ द टाइम, द बिज़ी वर्किंग शेड्यूल ऑफ द पीपल। और उनका वो ये भी जैसे आपने बताया कि कोई मॉर्निंग में किसी की शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, किसी की नाइट शिफ्ट है। क्या यहाँ पर आप सजेस्ट करेंगी लोगों को कि सैटरडे संडे यूज़ करना चाहिए या आप वंस इन अ क्वार्टर आप बाहर घूमने जाओ साथ में एक-दूसरे के, या जब आप टीवी भी देख रहे हो तो टीवी को बंद करके लेट्स टॉक ईच अदर, लेट्स टॉक, तो आज आपका दिन कैसा रहा? व्हाट यू रियली लाइक्ड इन टुडे? मैं अक्सर पूछता हूँ, मेरी वाइफ से भी पूछता हूँ कि हाउ वाज़ योर डे? जब मैं आता हूँ और थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास चला जाऊँगा, उसके पास पूछूँगा कि हाउ वाज़ योर डे? आज क्या हुआ? आपके दोस्त किस चीज़ से आपने बात करी? This is something which I would rather putting off television, would like to talk to the people and interact। हाँ, उसके बाद में कुछ बचता है तो वो टीवी का वहाँ पर कोई नई मूवी आई है, कोई वेब सीरीज़ है देखना है, तो वो सब चीज़ें। सी जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया उससे मैं देख सकती हूँ दैट आपने एफर्ट डाला वाइफ से कनेक्ट करने के लिए, डॉटर से कनेक्ट करने के लिए, राइट? यही तो चाहिए होता है।
अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं कोई बात नहीं है, एफर्ट तो डालिए, राइट? ज़रूरी नहीं है आप जाकर के टेरेस से ज़ोर-ज़ोर से आई लव यू चिल्लाएँ, राइट? पर उसके लिए अगर उसे फूल पसंद है, कोई गिफ्ट पसंद है, कोई चीज़ पसंद है, कुछ खाना पसंद है, लेकर तो आइए। आप बहुत ट्रैवल करते हैं कोई बात नहीं, एयरपोर्ट से एक चॉकलेट तो ले आइए घर पे। जस्ट टू टेल दिस पर्सन दैट मैं यहाँ था और यहाँ मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। तो ये जो एफर्ट डालने की बात होती है ना, ये आप एक्सट्रोवर्ट हों या इंट्रोवर्ट हैं, डज़न्ट मैटर। आप जब किसी और के बारे में सोच के जब कुछ करते हैं, हाँ। दैट शोज़ दैट यू केयर एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट पीपल वांट टू सी। So like I said, you don't have to scream from the top of the building. हाँ. You just have to do that one thing, which is why a lot of people say that relationships are not based on big actions. They are based on small things that you do every day. आप सुबह की चाय बना दीजिए, राइट? आप ब्रेकफास्ट के ऊपर अपने लिए ओट्स बना रहे हैं, एक ओट्स का बोल उसके लिए बना दीजिए, राइट? आपने अपना बेड ठीक करा, कोई नहीं आप उसकी चादर एक बार फोल्ड कर दीजिए। सो ये जो छोटी चीजें होती हैं आप घर के लिए ही कर रहे हैं, राइट? बट आपके पार्टनर को दिखाई देती हैं। हमें लगता है कि ही डज नॉट अप्रिशिएट। व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ टू बी अप्रिशिएटेड। छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए, पर इतनी छोटी या एक आधी बार 10 दिन में आपने कुछ कर दिया तो आप क्या चाहते हैं आपके लिए खड़े होकर ताली बजाई जाए? वो तो आपका ड्यूटी है। आई गेट वेरी पुट ऑफ बाय पीपल हु सेड या फादर्स हु सेड आज मैं बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। आप बेबी सिटिंग नहीं कर रहे हैं, बेबी सिटिंग किसी और का होता है, आप अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, राइट? यू से आई एम पेरेंटिंग टुडे। So these things, don't take your spouse for granted. Do small things on a regular basis. Consistency in anything is the key, right? आप वर्कआउट करते हैं तो आप 10 दिन में एक बार तो जाकर के डंबल नहीं उठाते हैं, राइट? अगर आपको अच्छा मसल चाहिए, रोला चाहिए तो रोज करना पड़ेगा ना। सो रिलेशनशिप्स आर लाइक दैट। और एक स्पीकर हैं जिनको मैं हमेशा बहुत सुनती हूँ और कोट भी करती हूँ, साइमन सिनेक उनका नाम है। ही सेज गुड लीडर्स, good friends, good partners are people who do small things every day and not one thing in a day. So do that. आपके पास मतलब एक पर्सनल इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी। बहुत सालों पहले, आई थिंक शादी के 1-2 साल ही, वैलेंटाइंस डे था एंड माय हस्बैंड डिड नॉट कम विथ एनी फ्लावर्स, राइट? चॉकलेट नहीं, फूल नहीं। हाँ. मैंने पूछा क्या हुआ? नो फ्लावर्स। मैं पूरा दिन राह देख रही थी। इसे अरे यार बड़े महंगे थे। ऐसे किसने कहा मुझे बुके चाहिए? एक फूल, राइट? हमारे घर के बाहर के पौधे से तोड़ के लाते वो भी चलता। एंड आई सेड बिकॉज लड़कों को पता नहीं चलता, ये मैं काफी छोटी थी, राइट? आई थिंक आई वाज जस्ट 26-27। आई सेड बिकॉज मेन डोंट अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ डे डेजिग्नेटेड टू सेलिब्रेट लव। उस दिन तो मुझे फूल चाहिए ही चाहिए। तुम किसी भी दिन और दो चलेगा, उस दिन वैलेंटाइंस के दिन चाहिए ही चाहिए। बिकॉज नहीं याद रहता है, बिकॉज समझ में नहीं आता है, तो ये डेजिग्नेटेड डे दिया गया है सबके लिए कि हर लड़का इस दिन लड़की को फूल देगा, तो मुझे उस दिन फूल चाहिए। सो अगर आपके ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं तो क्लैरिफाई करिए, शायद थोड़ा जोर से बोलना पड़े, बोलिए, ताकि वो चीजें आपके लिए हों। वरना तो फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। दिस पर्सन एंड दैट पर्सन विल बोथ टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड एंड देयर विल बी नो स्पाइस इन लाइफ। तो अभी उसके बाद हर वैलेंटाइन डे भूल आता है, बिल्कुल आई लव द वे यू रियली एक्सप्रेस कि मुझे चाहिए ही चाहिए। यही चाहिए। एंड देयर आर आपने जैसे एक्सप्रेस किया, वैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं जो वो एक्सपेक्टेशन सेट कर देती हैं। मेरा बर्थडे है, आपको आना है यानी आना है, मुझे आपको मंथ में एक बार बाहर डिनर पे लेके जाना है यानी जाना है ना? तो मुझे लगता है कि ये जब आप एक इनिशियल जो रिलेशनशिप, जब दो आपकी जो फ्रेंडशिप होती है, तो वहां पर ये एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग वाला जब मामला होता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस बिकम अ इनबिल्ड काइंड ऑफ थिंग, है ना? तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इट्स नॉट दैट यू डू अ बिग थिंग, बट स्मॉल थिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस इन द लाइफ। स्मॉल थिंग्स डन कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि हर वैलेंटाइन डे पे हर नॉट ओनली हर वैलेंटाइन डे। और अब जबरदस्ती तो नहीं है कि वैलेंटाइन है तो उसी दिन आप देंगे, आप हाँ। अभी भी ये वॉकिंग पास्ट एक, आई रिमेम्बर किसी शादी में जा रहे थे, वहां पे एक अच्छा गमला लगा था, ही नोज आई लाइक सनफ्लावर्स, तो उसमें से अगर उठा के दे दिया, इवन दैट शोज दैट यू केयर। सो what I'm saying is, when you think of somebody else before yourself, that is care and that is visible and appreciated. बहुत बढ़िया बात बताई, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। तो जितने भी हस्बैंड्स हैं वो सब लोग इसको ध्यान से, Husband and wives दोनों। वाइफ तो नहीं, वाइफ तो कम करती है मेरे ख्याल से, वाइफ ज्यादा डिमांडिंग होती हैं, हस्बैंड थोड़ा सा मैंने देखा है। Because sorry, wives ज्यादा गिविंग भी होती हैं। हाँ हम लोग रोजाना इतनी चीजें करते हैं, राइट? फैमिली के लिए, घर के लिए, तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं हर किसी के लिए। तो कई बार हस्बैंड से तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ एक आधी चीज करे।
ये तो बात मैं आपकी एग्री करूंगा 100% की। वो जो एक केयर होती है वाइफ की तरफ से ज़्यादा होती है कंपेयर टू हस्बैंड, तो डिमांड भी ज़्यादा होना वाजिब है। नाउ कमिंग टू द टॉक्सिक रिलेशनशिप, है ना, ये कहाँ से आती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? और यहाँ पर जब रिलेशनशिप में जो एक दूरियां धीरे से कहीं से स्टार्ट होती हैं और फिर ये धीरे 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 इट्स इट्स अपार्ट, हुँ, हुँ। इस हद तक चली जाती है कि अब आप उसको इग्नोरेंस बोलें, अवॉइडेंस बोलें या क्या चीज़ है, समथिंग एंड मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं जो एक एक्सटर्नल जो सपोर्ट कहीं न कहीं मिल रहा है, वो भी एक रीज़न इसका हो सकता है। राइट। सो टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक तो इंसान का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो, नार्सिसिस्ट हो, अब्यूज़िव हो, राइट? और ये चीज़ें दिखती हैं। बार-बार कई चीज़ों में, रेस्टोरेंट में वेटर के साथ बात करने में, कार में बैठे-बैठे आप जितना हॉर्न मारते हैं, आप क्या बोलते हैं लोगों को, आपका झगड़ा करने का टोन लोगों के साथ क्या होता है। झगड़ा तो कई लोगों के साथ के डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, पर आपका डिसएग्रीमेंट का टोन क्या होता है? आप कितना सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ज़्यादातर लोग इसे डिसरिगार्ड करते हैं, हमें लगता है हम इसको बदल देंगे। इंसान इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। एक नार्सिसिस्ट औरत या आदमी, दोनों, आई विल नॉट से सिर्फ आदमी, राइट? वो अचानक से संत जैसे नहीं, वो सडनली लोगों के लिए नहीं हो जाते हैं, राइट? They have become that because of some past experience, right? Which is why they are now like that. इसको बदलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान के साथ हैं जो अब्यूजिव है, सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपनी सोचता है और बहुत अग्रेसिव है, तो फिर ये आपके ऊपर है कि आप उसके साथ कितनी जल्दी और कितना डिस्टेंस बना लें, एंड वेदर यू एंटरटेन दैट पर्सन, बिकॉज इफ यू गिव इन, तो आज नहीं तो कल ये इंसान आगे जाकर के ये सारी क्वालिटीज दिखाएगा और फिर शायद आप उस रिलेशनशिप से इतनी आसानी से निकल ना सकें। सो व्हाट आई टेल देम इज दैट, लड़कियों को तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इंस्टिंक्ट की बात है, बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये कैसा होगा, पर इसे हम सप्रेस करते हैं, इसे हम दबाते हैं, बिकॉज लड़कियों को अकोमोडेटिव होना चाहिए, हमें तो ये करना पड़ता है, ससुराल जाओगी तो क्या करोगी, इतना गुस्सा करोगी, इतना एक्सेप्ट नहीं करोगी तो आगे तुम्हें लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो बी गुड का बोझ लड़कियों के कंधे पे ज्यादा होता है। इसमें कई बार हम लोग ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट? और फिर ये आगे जाकर के अलग अलग तरीके से शेप आउट होता है। सेम चीज लड़कियों के लिए भी है, हम लोग भी काफी नार्सिसिस्ट और सेल्फ सेंटर्ड हो सकती हैं। तो एज अ मैन, अगर आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा कॉन्स्टेंटली खुद पे फोकस्ड हूँ और अपनी जरूरतों पे, अपनी चीजों पे फोकस्ड हूँ, तो इट्स अ कॉल यू हैव टू टेक, वेदर यू वांट टू बी विद दैट पर्सन एंड यू वांट टू फॉर्मलाइज और गो अहेड इन दैट रिलेशनशिप। पर्सनली मुझे लगता है लोग इतना आसानी से नहीं बदलते हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कैथारसिस और बहुत बहुत कुछ बदल जाए लाइफ में। ये लोग ऐसे ही रहते हैं ज्यादातर समय तक। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो देन आई सजेस्ट दैट यू टेक अ स्टेप बैक। वेरी नाइस। इन टुडेज़ टाइम एक वो जो एक डेफिनिशन है ना अल्फा मेल वाली, कि मैन हैज़ टू बी पावरफुल, मस्कुलाइन, और मैन जो है डोमिनेटिंग होना चाहिए। एंड आई थिंक देयर इज़ कंट्रोलिंग होना चाहिए। controlling होना चाहिए, and there is a group of females, those who really wanted to see this inbuilt quality into a male, right, when it comes to someone else, but not with them. Now what you said कि वो अगर आप कहीं नोटिस कर रहे हो कि भाई आप ट्रैफिक में हो, किस तरीके से वो बाकी लोगों से बिहेव कर रहा है, तो वो बिहेवियर आपके साथ में भी हो सकता है। मे बी दिस इज अ इनिशियल रिलेशनशिप, अ पर्सन रियली वांटेड टू गो अलोंग विद यू, ही मे नॉट शो यू दैट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट रिफ्लेक्शन भी है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी, इसमें रणबीर और ये थे एनिमल। एनिमल, तो वो उसमें जो एक जो फिगर दिखाया गया कि वो वाइफ को जिस तरीके से बोलता है, और आई थिंक वो बहुत एब्यूजिव तरीके से भी बात करता है, तो ये इस तरीके के क्रिएट जो फिल्म में दिखाए कैरेक्टर्स वगैरह दिखाते हैं, और फिल्में जो कि हमारे जो सोसाइटी का एक एक रिफ्लेक्शन भी होती हैं, इससे एक बहुत ज़्यादा गलत मैसेज लोगों का तक जाता है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, और स्पेशली खासकर जिस तरीके से जिस एज ग्रुप में उसको दिखाया कि स्कूल में जाकर के वो मशीन गन लेकर के मारना शुरू शुरू कर देता है लोगों को, बिकॉज somebody डिड समथिंग रॉन्ग विद हिज सिस्टर।
और बाद में जो वाइफ के साथ में भी जो करता है, और वो जो पूरा जो एक एक कैरेक्टराइजेशन यहाँ पर, मुझे लगता है कि ये जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो एक ज़िम्मेदारी होती है कि जो सही चीज़ पोर्ट्रे करके दिखाएँ। क्योंकि वहाँ से आपको नहीं पता कितने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो आपको देख कर के वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, राइट। है ना? सो इसी तरह ऑफ कोर्स ये इस मूवी के बारे में जब रिलीज़ हुई थी तो मैंने भी बहुत सुना है। पर्सनली मैं इन मूवीज़ की फ़ैन नहीं हूँ, तो मैं नहीं देखती हूँ, मैंने आज तक एनिमल नहीं देखी है और मुझे नहीं लगता है मैं ये कभी देखूँगी भी। जो हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं, ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बैड बॉय इमेज जो कहते हैं, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है स्क्रीन पे। पर ये बैड बॉय जब आपके साथ आके रहेगा, राइट? आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, राइट? आपके ऊपर चीट करेगा और फिर आपके आपके एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसकी पूरी फैमिली सँभालो और वो आए दिन आपके ऊपर इस तरह चिल्ला के बात करेगा। तो इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, वो आपके ऊपर नेगेटिव होने वाला है। आप उस हीरोइन की तरह रोज़ बहुत सुंदर नहीं दिखोगे। इट विल ड्रॉ यू डाउन, राइट? तो लाइक आई सेड ये ग्लोरीफाई करना अलग चीज़ है, स्क्रीन पे दिखाना अलग चीज़ है। मुझे नहीं लगता है कि रणवीर सिंह वो अच्छा बहुत दिखता है। अच्छा देखिएगा हमेशा विलेन बहुत ऐसे विलेन्स को या विलेन तो नहीं बट ऐसे हीरोज़ को बड़ा गुड लुकिंग बनाया जाता है, राइट? द मोमेंट यू टर्न अ कॉमन मैन, राइट? इंटू एन अब्यूसिव, इंटू अ माचो गाय, देखिए सडनली वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये इमेज स्क्रीन पे अच्छी लगती है, नोबडी वांट्स टू लिव विद दिस। मैंने एक बार गलती से कबीर सिंह मूवी देखा था। मैं सही में सोच रही थी कि ये लड़की एंड में इसके साथ गई, इसकी लाइफ कैसी रही होगी? वो बच्चे की लाइफ कैसी रही होगी? राइट? ये पेरेंट जो डॉक्टर है, जो ऑपरेशन के बाद हाथ तक नहीं धो रहा है, वो कैसे बच्चे का ध्यान रखेगा यार? मतलब यू नो सो एनीवे लाइक ऐसे मैं आई मे बी ओवरथिंकिंग इट बट ऐसे कैरेक्टर्स को हम बहुत ग्लोरीफाई करते हैं बट ट्रस्ट मी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल एक दूसरा ही मैं इस तरह शो देख रही थी। दे सेड ऐसी मूवीज में ना दिखाना भी चाहिए कि इसके बाद क्या। बात क्या होगा? तो शायद वो थोड़ा डिस्करेज हो पब्लिक ये करने से क्योंकि अभी तक तो हीरो बनते बनते इतना बड़ा हो गया है, ही इज अ मेगा स्टार इन एवरीवन्स, बट एक्चुअली उसकी लाइफ में अब क्या? अगर वो दिखाओ कि कबीर सिंह के घर पे फिर कितने झगड़े हुए और फिर इवेंचुअली उसकी वाइफ सही में उसको छोड़ के गई, तो शायद लोगों को पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ये सही नहीं है। अगेन आई विल से दैट बिकॉज इस इन फिल्मों के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, काफ़ी कॉलेजेस में मैं स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी इंटरैक्ट करती हूँ और लड़कियों के सामने ये टॉपिक कई बार आया है। वेरी हैप्पी टू से दैट बहुत सारी लड़कियां हैं, राइट? वो कहते हैं मैम वी डोंट केयर अबाउट द मूवी, वी डोंट लाइक इट, वी हैव नॉट वॉच्ड इट एंड वी विल नॉट वॉच इट, राइट? कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमें तो बड़ा मजा है मैडम, बड़ा एंटरटेनिंग था। ऐसे इसमें से और कुछ सीखे? बोलते नहीं मैम कुछ सीखे वीखे नहीं, बड़ा एंटरटेनिंग था, कितना अच्छा दिखता है। सो आई एम वेरी हैप्पी that a part of the group is only taking entertainment away from it. But you are right, ऐसी चीजें कोई भी लड़का कहीं पे या लड़की कहीं पर भी बैठ के ये चीज देखती है, उसके ऊपर इसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है और वो अपने मोमेंट ऑफ वीकनेस और वल्नरेबिलिटी में इसको कैसे यूज करता है, बिकॉज उसने ये देखा है तो उसे पता है ऐसा हो सकता है, राइट? तो ये हमारी आई थिंक एज अ सोसाइटी, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, it is our responsibility also to understand there is a differentiation between entertainment and influencing people. When you are influencing people and with negativity, the outcome is not very pleasing. And I think anything which is entertaining has influence also. Largely here. है ना? दूसरा, नाउ एक जो बॉलीवुड ने जो अ, मैं बड़े ध्यान से सोच समझ के इस वर्ड का उपयोग करना चाहूँगा यहाँ पर, जो देश को बर्बाद करने में पूरी अपनी जितनी कोशिश हो सकती है करी है, और उसमें ये करण जौहर का मैं नाम लेना चाहूँगा कि कभी अलविदा ना कहना, और ये इस तरीके की जो मूवीज़ जो आ रही हैं जहाँ पर कि एक ट्रायंगल या कपल्स हैं उसको फिर किसी दूसरे के साथ में, तो लोगों को लगता है ये बड़ा नॉर्मल है। लोगों को लगता है कि ये अगर वहाँ पर हो रहा है तो हाई क्लास सोसाइटी में हो रहा है या जहाँ पर भी हो रहा है, वो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं पता। जो बी क्लास के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर इतने सारे लोग देख रहे हैं, है ना? और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से फ़िल्मा करके उसमें शाहरुख खान को आप लेकर के आ रहे हो, रानी मुखर्जी को लेके आ रहे हो, प्रीति जिंटा को, अभिषेक बच्चन को दिखा रहे हो, और जिस तरीके से आप फ़िल्मा करके जो रोज़ी और कोज़ी जो मोमेंट्स आप दिखाते हो ना, वो रोज़ी-कोज़ी मोमेंट में तो एवरीबॉडी वांट टू लिव दैट मोमेंट। आज हस्बैंड है, वाइफ है या यंगस्टर्स हैं, देयर इज नो वन हु डू नॉट वांट टू लिव दैट रोजी कोजी मोमेंट, लेकिन उसके आगे और पीछे के जो पेन है, जो पेंसिल जो 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 चीजें हैं, उसको देख, उसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते। तो
ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपने बताया जो कंटेंट क्रिएटर की होती है, तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से कर रहे हैं? करण जौहर इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? एंटरटेनमेंट में ऐसी चीजें दिखा के जिससे उसकी पिक्चर बिके, उसे पैसा मिले, अपनी क्रिएटिव और बिजनेस माइंडसेट को वो यूज करे, वो कर रहा है, राइट? अब उससे सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है? अब हर कोई अगर ये सोचने लगा तो वो कुछ नहीं बना पाएगा। यूज़ कहीं न कहीं किसी का कहीं पे कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है। आज हम जो बात कर रहे हैं, वो भी लोग सुन रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट कहीं पे होगा। अगर हम यही सोचते रहे कि सब पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो शायद कंटेंट क्रिएशन, मूवी मेकिंग ना हो पाए, राइट? हाउएवर, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे हमेशा लगता है दैट रील कॉपीज़ रियल। सो आप जो कह रहे हैं कि टियर 2 सिटीज़ में, टियर सी सिटीज़ में इसका क्या इम्पैक्ट होता है? तो टियर 2 सिटीज़ में ये अपने लेवल पे चल रहा है। ये सारी रोज़ी-कोज़ी चीज़ें यहाँ-वहाँ, ये फ़िल्में देख के कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है, ये ऑलरेडी हो रहा है। हाँ, इसको करण जौहर की मूवी से हम बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी में दिखा रहे हैं, जहाँ पे भी ये होता है, और टियर 2, टियर सी में अपने-अपने लेवल पे तो ये हो ही रहा है। आई डोंट थिंक इसमें करण जौहर का गलती है, राइट? बट आई डू थिंक दैट इन फ़िल्मों को देख के, जैसे हम हर कंटेंट को देख के सोचते हैं, थोड़ा सोचिए कि आप अपने रिलेशनशिप में ऐसा क्या कर सकते हैं, आप अपने आस-पास ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चों को ये सब करने की शायद ज़रूरत ना पड़े, या टेम्प्ट ना हो ऐसी चीज़ों से। बट देन इंसान है, इंसान टेम्प्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और होती हैं। आई थिंक किसी के लिए एक शादी में से या कमिटमेंट से स्टेप आउट करने के लिए। तो देखिए, क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खुद को दोषी मानें, राइट? What I'm saying is refocus. If the relationship is precious to you, refocus, realign, talk to your husband or talk to your wife. Communication again is the key here. आप जितना ओपनली और अच्छे से एक दूसरे बात कर सकेंगे, आपको बाहर उतना बात कम करने की जरूरत पड़ेगी। ऑल्सो बहुत एक अच्छी मैंने लाइन पढ़ी थी एक बुक में, रिचर्ड बक का बुक है। ही सेज इंटिमेसी बिटवीन पीपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ पीपल इन योर लाइफ। यानी जितने आपके जिंदगी में लोग ज्यादा होंगे, उतनी आपकी उन लोगों के साथ इंटिमेसी कम होगी। जितना आपका सर्कल छोटा टाइट है, फैमिली छोटा टाइट है, दोस्त कम हैं, उतना आप उनके साथ और ज़्यादा इंटिमेट होंगे, आप ज़रूरी बातें कर सकेंगे। अदरवाइज़ यू विल बी अ सोशल बटरफ्लाई, आप हर जगह हैं, पर कहीं आपका कोई रिलेशनशिप या कोई आपका सपोर्ट सिस्टम कहीं खड़ा नहीं हुआ है। सो वैल्यू अ फ्यू पीपल, don't value and spend time everywhere all the time, because then you're just spreading your charisma, personality, or whatever you have, instead of focusing it on a few important people. बहुत अच्छी बात है। 2 यहाँ पर थॉट्स आ रहे हैं। पहली चीज़, नाउ यू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स और मे बी माय पेरेंट्स एंड दोज़ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पर मेरे जैसे सक्सेसफुल हैं बिकॉज़ ऑफ व्हिच वी ऑल आर हियर, राइट? और वहाँ पर मैं नहीं बोलता कि वहाँ पर ये सारे इंसिडेंसेस नहीं होते होंगे, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकता है होते ही होंगे। लेकिन द परसेंटेज ऑफ सच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर वेरी लेस, यू नो। और आज के टाइम में जो जो ब्रेकअप्स हैं, हुकअप्स से ज़्यादा ब्रेकअप्स हैं। पहले हुकअप बहुत जल्दी हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। नाउ इन दिस एरा ऑफ हुकअप्स एंड द ब्रेकअप्स, यहाँ पर जो फाइनल जो डिटैचमेंट है वो बहुत, द केसेस आर मैनी मच एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। नाउ यहाँ पर आपके साथ में अगर इस तरीके के इंसिडेंसेस हो रहे हैं, उसको बदले करके कमर्शियल बेनिफिट के लिए मूवी बनाना एंड देन प्रोबेबली यू नो टू शो टू द पीपल कि इट्स वेरी कॉमन, है ना? एट द सेम टाइम यू आर हैविंग यू नो द प्लेंटी ऑफ पीपल, यू नो, यू हैव यू नो अबंडेंस ऑफ पीपल जो साथ में कैरी कर रहे हैं फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं एंड देर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, बट दे आर कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद ईच अदर। उसको देख करके मूवी बनाना, है ना? तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। एज़ अ मूवी डायरेक्टर, एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू द पीपल। जैसे आपने बोला कि बी क्लास सिटी में या सी क्लास सिटी में ये सब कुछ चल रहे हैं। नो डाउट चल रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम वो भी चल रहा होगा कि जहाँ पर लोग साथ में मूव कर रहे हैं एक दूसरे के।
लेकिन जब आप इसको एक मूवी बना करके एक बड़े लार्जर स्क्रीन के ऊपर आप ये जो व्हाइट स्क्रीन है ना, जो सिल्वर स्क्रीन है, इसका एक अलग ही एक करिश्मा और मैजिक और इन्फ्लुएंस है, इसका स्प्रेड अलग होता है, है। राइट। और मैं तो हमेशा ये देखना चाहूँगा और ये महसूस करता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो एक लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें हो जाती हैं कि अगर आपने देखी क्या वो मूवी, उसमें ऐसा था। आपने रणवीर की मूवी देखी क्या, उसमें उसने सो फॉर अ यंगर जनरेशंस आप व्हाट काइंड ऑफ सीड यू आर सोइंग इन द माइंड एंड द हार्ट्स ऑफ द पीपल टू शोइंग देम दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरी लाइफ में मैंने अगर इफ आई एम वेरी इनिशियल इन माय रिलेशनशिप, थोड़े से भी मेरे डिस्प्यूट हुए या मेरी बात चीज़ों को वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या मान लीजिए कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मेरे बर्थडे पे मेरी वाइफ मेरे को सबसे पहले विश करे, रात को 12:01 हुआ तो मेरे पास में मैसेज आना चाहिए, डार्लिंग आई लव यू और ये और वो सारी चीज़ें जो होती हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है ना? तो मैं सोचूंगा कि नहीं यार, ये शायद इस बिगिनिंग ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। और अगर और मे बी मतलब मैं टॉक्सिक तो नहीं, आई यू कैन से दैट एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एंड देयर इज अ लिटिल डिसअलाइनमेंट, हाँ, राइट। तो दिस डिसअलाइनमेंट वी डू नॉट नो व्हेन इट इज गोइंग टू बी वाइडन। और यहाँ पर डिसअलाइनमेंट के साथ साथ कहीं और अलाइनमेंट भी है बिल्कुल। ना? और अगर मान लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एंड ही इज नॉट रियली कॉम्प्लीमेंटिंग मी, एंड एट द सेम टाइम अगर मेरी क्लास में कोई दूसरी गर्ल है, वो मेरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, कहीं ना कहीं वो स्पेस जो एक वैक्यूम है वो कहीं ना कहीं फुलफिल कहीं और से हो रहा है। तो यहाँ पर और फिर अगेन इट्स अगेन द म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन, व्हाट यू सेड इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंटेंट क्रिएटर की हमेशा होती है कि दोनों चीजों को दिखाओ, लेट पीपल शुड अब देखो, मुझे लगता है क्रिएटिव लोगों में जो उनके आसपास हो रहा है या जो उनकी लाइफ में है वो दिखा सकेंगे, राइट। सो कोई भी डायरेक्टर है जो ऐसी चीजें दिखा रहा है जहाँ पे अनरिक्विटेड लव है, राइट, या मिसमैच एक्सपेक्टेशंस हैं, या पार्टनर इज नॉट लविंग यू एज यू वांट देम टू, तो शायद वो पर्सनली फील कर रहे होंगे, विच इज वाई दे वांट टू प्रोजेक्ट दैट, राइट। अब देखिए काफी सारी मूवीज जो बनते हैं जो टीयर 2 और सी सिटीज में बनते हैं, राइट, बनारस में बन रही हैं, इतनी सारी मूवीज बिहार में बन रही हैं, उत्तरांचल में बन रही हैं। देखिए उनके मसले वो वहां के मसले की बात करते हैं। सो जो बॉम्बे में बड़ा हुआ है, बांद्रा में पला बड़ा है, उसका शायद विजन उतना है। पर आप देखिए, आई एम सो हैप्पी, इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है पूरे इंडिया में, तो मुझे लगता है कि अब कुछ चीजें आई एज आई हैव ग्रोन, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगती इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑल्सो। सो अनदर लव स्टोरी, अनदर लव ट्रायंगल, अनदर भरी हुई मांग एंड वो चांद को यहाँ से देखना मेरे लिए बहुत पुराना हो गया। मैं ना करती हूँ ना मुझे वो पसंद है, तो ऐसी मूवीज मैं नहीं देखूंगी। सो वी ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम थिंग्स डोंट अलाइन दैट वी डोंट लाइक, राइट। तो ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, बनाने वाले को शायद उतना ही बनाना आता है इसलिए वही बनाने वाला है, कंज्यूम करने वाले को भी शायद उतना ही समझ में आ रहा है इसलिए वो वही कंज्यूम कर रहा है, राइट। बट थिंग्स आर मूविंग, बहुत सारी और चीजें हैं जो वर्ल्ड में अब हो रही हैं जिसको हम देखकर अप्रिशिएट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आई एम श्योर देयर इज मार्केट फॉर एवरीथिंग। आई ऑनेस्टली बिलीव हर कंटेंट के लिए, हर इन्फ्लुएंसर के लिए, हर एक्टर के लिए मार्केट है। Absolutely. उनको सिर्फ ढूंढना है और फिर उसको परोसते रहना है। बिल्कुल बढ़िया बात, बहुत शानदार बात तो बोली है। या तो और आई थिंक हमें भी चूज एज ऑडियंस, अगर कुछ चीजें हैं या कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं जिनका काम अब मुझे नहीं समझ में आता या मैं उनसे बढ़ चुकी हूँ, अलाइन नहीं करते। तो अब मैं क्यों देखूंगी? तो फिर इसीलिए बहुत सारी टाइप ऑफ मूवीज अब छोड़ दी हैं देखनी। हाँ, बट लाइक आई वाज टेलिंग यू अर्लियर दैट कॉलेजेस में मेरी जो बात होती है, आई एम वेरी हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, राइट, आर आल्सो saying that this is content that we do not align with and we will not waste our time on that. As simple as that. तो यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो ऑडियंस है, जो आपके जो व्यूअर्स हैं वो बहुत मैच्योर हो गए हैं आज के टाइम में, एंड दे अंडरस्टैंड, उनको पता है कि उनको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। और अगर थोड़ा-सा भी आपका जो अलाइनमेंट ठीक नहीं है उनके अकॉर्डिंग, तो वो आपको तुरंत डिस्कार्ड कर देंगे कि वी आर नॉट ओके विद दिस। सो ये जो डिसीजन मेकिंग है, आई थिंक द मैच्योरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज़ कम इज़ रियली ब्रिलियंट इन द इवन द यंगस्टर्स आर वेरी, वेरी ब्रिलियंट, in understanding all these nuances. So I like these younger actors who are on screen. Again, like I said, Rajkumar Rao, Ayushmann Khurrana, Pankaj Tripathi, all of these people, the kind of things that they act in are things that I absolutely love, right? And even काफी सारे एक्टर्स जो हैं अभी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक एक मूवी आप देखिए, यू लव व्हाट ही इज डूइंग। सो लाइक आई सेड,
जैसे दे आर प्रोड्यूसिंग इन मास, इफ यू आर नॉट मास देन यू डोंट नीड टू कंज्यूम दैट, यू चूज व्हाट यू कंज्यूम। मैं अक्सर जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ, तो बाकी लोग जो अपना आईपैड निकाल करके जो देखते हैं मूवी, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया, ये सारी चीज़ें, मैं देखता हूँ कि ये इस तरीके के कंटेंट लोग बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। और मतलब इवन आप ट्रेन में अगर आप जा रहे हैं, अब इफ यू आर गोइंग देयर, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू नोटिस कि इस तरीके की जो वेब सीरीज हैं, लोग एक के बाद एक, बिकॉज दैट इज सो टेम्पटिंग, या है ना, कि उसको इस तरीके से अभी भी मिस्ट्री है। हाँ, उसमें मिस्ट्री है और हुक्स, एक एक एपिसोड के बाद में दूसरे एपिसोड के लिए जो वो हुक क्रिएट करके छोड़ते हैं आपको, एंड दैट गिव्स यू द दैट अर्ज ऑफ वाचिंग इट, ना अगेन, कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी ये बताइए संध्या जी, कि ऐसे कौन-कौन से रेड सिग्नल्स हो सकते हैं? स्पेशली जो बहुत यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो जेनज़ीज़ हैं, जो जैसे-जैसे आप लाइफ में बड़े होते हैं ना, जैसे आप चाइल्डहुड से थोड़े से ग्रो कर रहे हैं, टीनेज जो आती है आपकी, जो लेट टीन की अगर हम बात करें, 18, 19, 17, तो यहाँ पर हार्मोन्स बॉडी के जो हैं वो पूरे एकदम बिल्कुल पूरे फुल एक्सप्रेशन में होते हैं, एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, तो यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ रिलेशनशिप में अगर आप एक एक रिलेशनशिप में बहुत दूर तक चले गए, वहाँ से रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन 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 अ गिवन सिचुएशन। तो वहाँ पर बहुत सारी मैं लड़कियों को देखता हूँ, यंग गर्ल्स को देखता हूँ, बॉयज़ को देखता हूँ, तो वो सफ़र करते हैं। So please share us with some of the red signals, if for a male and a female, for the girls and the boys, what they need to be very careful. सो अगर रेड फ्लैग की हम बात करें तो लाइक आई सेड, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज अगर कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपना कन्वीनियंस, अपने बारे में, अपनी चीज़ें, अपना पैसा, अपना घर, अपना अपना ही करते रहता है, तो दैट इज़ डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में आपकी जगह होनी चाहिए, राइट? और वो उसके एक्शन से और उससे पता चलेगा, सो दैट इज़ डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। सेकंड इज़ पीपल हु आर गैसलाइटिंग। ये क्या होता है? गैसलाइटिंग इज जब आप अपना गलत छुपाने के लिए सारा ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं और हर चीज को आप उसकी गलती ट्विस्ट करके बताते हैं, इसे कहते हैं गैसलाइटिंग। वो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपकी हर हर मिस्टेक, आपके बीच में कोई भी अनबन हुई, वो सारी अगर आपकी गलती बताता है, राइट, तो दैट मीन्स ये आगे जाकर भी ये यही होने वाला है। ही विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट, और शी विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे आर डूइंग, राइट? दे विल ओनली पेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू एंड से मैंने तो कुछ किया ही नहीं, राइट? तो ये दिस इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। एंड आई थिंक इन जनरल बैड बिहेवियर, रूडनेस, अनकाइंडनेस, ये अगर कोई बंदा है जो अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाता है, डांटता है, झगड़ा करता है, टेम्पर करता है, चीजें फेंकता है, राइट, तो दिस डेफिनेटली इज अ रेड फ्लैग। बिकॉज गुस्से का भी कोई हल नहीं होता है, वो एक इंसान को खुद ही को समझ पे किसी एज पे कंट्रोल करना पड़ता है। एक मैं हमेशा ये जब सेशंस में जाती हूँ यूनिवर्सिटीज वगैरह में, टॉक्स में, तो मैं कई बार पूछती हूँ आप में से, और मस्ती मस्ती में, वन ऑफ द जनरल वेज ऑफ में लो में आप में कितनी क्या क्वालिटीज हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं, तो बहुत लोग हाथ ऊपर करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, तो बहुत हाथ लोग ऊपर करते हैं। व्हेन आई से आप में से कितने लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत लोग, बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर करते हैं, मतलब कई बार 70% लोग हाथ ऊपर करते हैं। तो मैं कहा बेटा, मतलब तुम अनएम्प्लॉयबल हो। अगर तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो तुम कौन सी टीम का हिस्सा बन के काम कर पाओगे, बताओ? अगर तुम्हें हर चीज में गुस्सा आता है तो तुम कुछ भी चीज कैसे कर पाओगे, राइट? तो दिस डेफिनेटली इज अ बिग रेड फ्लैग। अगर आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इफ यू थ्रोइंग टेंट्रम्स, देन इट्स अ नो। वेरी नाइस। तो बड़े अच्छे से आपने ये समझाया। और कॉर्पोरेट में अगर आप देखें, रिलेशनशिप विद द मैनेजर, रिलेशनशिप विद द पीयर्स एंड द कोलीग्स, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ समझना कि भाई आपका एक थ्रेशोल्ड लेवल जो है आपकी टॉलरेबिलिटी का, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, छोटी-छोटी बातों पर रिलेशनशिप में वो कर लेना, एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ फॉर, चाहे वो बॉय की तरफ से या गर्ल की तरफ से, किसी की भी तरफ से हो, किसी भी पार्टनर की तरफ से, दिस शुड रियली समवन नीड टू अंडरस्टैंड। बिकॉज बिकॉज है ना, पूरे रिलेशनशिप का वजन इसके ऊपर। आप अगर आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली डर रहा है कि आप गुस्से में पता नहीं क्या कर दोगे, तो फिर तो वो कंफर्ट कब आएगा, कैसे आएगा? फिर ऑफ कोर्स वो इमोशनल कनेक्ट कहीं और ढूंढेंगे। तो वो एक डेफिनेट रेड फ्लैग है कि अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं तो प्लीज आप ही को अपने गुस्से को कंट्रोल करने का, दबाने का
तरीका ढूंढना पड़ेगा। आई ऑफन से एंगर कोई मैनेज करने की चीज़ है नहीं, ये पैसा तो है नहीं बैंक में आपने रखा तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता रहेगा। यू हैव टू फाइंड अ वे ऑफ रिमूविंग दैट फ्रॉम द इक्वेशन, इट्स नॉट ऑन द टेबल। तो एक चीज़ जो हमारी कभी नहीं होती, वो जैसे आपने बताया गलती, वो हमेशा दूसरे की होती है। लेकिन एट द सेम टाइम, डू यू रियली सी दैट समबडी इज़ सेइंग सॉरी फॉर द मिस्टेक? इज़ एडमिटिंग? और इन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी इफ पीपल दो उनको लगता है कि यार वो सॉरी बोलना मतलब अपनी इंसल्ट कराना हो गया। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग भी लोगों के अंदर प्रोबेबली होना चाहिए हाउ अकोमोडेटिव दे आर, कि खाली अपनी बात ही बोलते रहेंगे या किसी की बात सुनेंगे भी थोड़ा उनको, अलाउइंग पीपल टू शेयर देयर थॉट्स, इमोशंस एंड समथिंग। तो ये सारी चीज़ें एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। राइट। नाउ आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं वही बोल रही थी कि इसको जो हम इमोशनल क्वोशंट कहते हैं, राइट? उसकी भी बहुत सारी मेहनत होती है। कंपनीज में इमोशनल क्वोशंट के ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल क्वोशंट वगैरह। पर कई बार लोगों को लगता है कि ये इमोशनल हमको खाली कंपनी में मैनेज करना है, घर पे नहीं मैनेज करना होता है। तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस एनीवेयर यू आर, बिकॉज दोज आर योर इमोशंस, ओनली यू कैन मैनेज देम। सो एक इंग्लिश का कोट है, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, जॉन विक। एवरीथिंग Yeah, जॉन विक that- का कोट है। तो आप यू कैन नॉट बी डिफरेंट एट द फैमिली एंड एट योर वर्क प्लेस। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई यूज टू कंडक्ट लॉट ऑफ सेशंस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैं अपने सेशंस में मेरे यार मल्टीपल लीडर्स के साथ में लेता हूँ, सीनियर लीडर्स के साथ में। तो वहाँ पर अक्सर इन वन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम आई मेट वन ऑफ द पर्सन हु वाज द हेड ऑफ द सेल्स फार्मेसी, एंड ही सेड कि सर मेरा बिना गुस्सा किए मेरा काम ही नहीं होता। सर अच्छा कितना गुस्सा करते हो आप? बोले सर हर बात पे गुस्सा करना पड़ता है, लोग समझते ही नहीं है। एंड देन आई आस्क हिम द सिंपल क्वेश्चन कि आपकी पोजीशन पे इस कंपनी में आप काम करते हो एंड यू गेट एंग्री ऑन एनी स्मॉल बिग थिंग, क्या आपकी पोजीशन पे बाकी कंपनियों में काम करने वाले सारे लोग इसी तरीके से हैंडल करते हैं? देन उसको थोड़ा-सा लगा कि नहीं ये बात तो हो सकती है। जैसे सारे लोग तो नहीं होते। देन इज़ देयर एनी अदर वे यू कैन हैंडल द सिचुएशन कि लोग इसी तरीके से करेंगे, या आपने अपने आप को ये बना लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल गेट इंटू द हैबिट, तो उन लोगों को लगता है कि यार ये तो बॉस इसी तरीके से बात करता है या इसी तरीके से लोगों को ट्रीट करता है, और वो हैबिट आपके अंदर इतनी डीप इनग्रेन हो जाती है कि अगर आपको पता भी होता तो आप उसको चेंज नहीं कर पाते। राइट। तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस में देर आर द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट विच इज सेइंग दैट सेल्फ अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देयर। डू यू अवेयर योर ट्रिगर फैक्टर्स? राइट। Do you aware that what makes you angry? Do you aware that what situation, place, people, right? And the sentences and the words and the terminology and the kind of mail really triggers anger in you? And or what makes you happy? Right. What makes you so lovable, when you feel I am at the 11th, that cloud, and मेरा emotions तो बहुत high है यहाँ पर. So I always used to tell people, और मैं because of this podcast I would like to share with everyone two things. One is called low, another one is called high. So when you are at the high emotions, when you are feeling so good, so happy, and you feel always would like to live in this kind of emotion, and the low emotions when you feel very angry or बहुत dissatisfied and kind of thing, never take any decisions, especially when you are in the high emotions and the low emotions. Yes. There is a probability and the possibility that you may fall into the wrong decision, and उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हो इन दोनों इमोशंस में, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पर बहुत अफसोस होता है। यू फील गिल्टी कि मैं ये क्या कर बैठा। नेवर मेक एनी कमिटमेंट विद समवन व्हेन यू आर वेरी हैप्पी। नेवर ब्रेक एनी रिलेशनशिप व्हेन यू आर वेरी स्ट्रेस्ड। बिकॉज मैं हमेशा एक और दूसरा कोड यूज करता हूँ अपने ट्रेनिंग में कि हर आदमी में होते हैं 10-12 आदमी। जब भी किसी को देखिए अलग नजरिए से देखिए, बिकॉज अगर आप देख रहे हो कि इस बात पे कोई गुस्सा हो गया तो प्रोबेबली उसका देयर आर मे बी मल्टीपल सर्कमस्टांसेस, उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है। तो नेवर मेक द डिसीजंस स्पेशली इन दिस थिंग्स। तो अब संजय जी ये बताइए कि कॉरपोरेट में जो हायरिंग जो होती हैं, तो हाउ एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि मैनेजर या लीडर जो हायर करते हैं इंटरव्यू में लोगों को पहचान सकें या जान सकें कि यार ये बंदा शायद एक अच्छा टीम प्लेयर नहीं हो सकता। His ability to collaborate with other people is not really good and he may become a toxic person in my team. So I think एक तो psychometric test is a fantastic tool of assessing this, of different personality types and what the person is. But then also in your interaction, when you're speaking to somebody, let's say you talk about his achievement or a time where your team was not able to achieve, तो who was responsible for it? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं और उनके जवाब आते हैं, see how much is he giving himself credit for
How much is he giving the credit to his team for? Whose fault it is? How does he design that answer? And who does he highlight in that answer? So somebody who's a good leader will of course talk about his team and his team's achievement and what did they do, to be able to get there. Somebody who is a narcissist, or if not a narcissist, at least a controlling person, he'll say मेरे होने से ये हुआ, मेरे होने से वो हुआ. हम अभी जो एग्जाम्पल देखें तो यूएस के जो इस वक्त के प्राइम प्रेसिडेंट हैं, सारी दुनिया तो उनकी वजह से ही चल रही है, हर चीज तो वही कर रहे हैं. Trump tantrum. Absolutely, Trump tantrum, Trump trumpet, everything is going on, right? Because हर चीज उनकी वजह से हो रही है. तो ये क्लियरली एक बड़ा रेड फ्लैग तो है और साइन है that this person is extremely self-centered, narcissist, and only will give himself the glory. I think there are certain ways of asking a question and understanding where does this person stand in terms of his achievement or his own image. तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो इमेज थी व्हेन ही वाज फाइटिंग एन इलेक्शन और अभी जो इमेज है उसमें 360 डिग्री का चेंज है. वो तभी भी वैसे थे. मैं वही बोल रही हूँ कि when तब हमें क्या था. See again, you and as an audience, right? हमको तब तक कोई अच्छा लगता है जब वो हमारी पसंद की चीजें कर रहा है और बात कर रहा है. जब तक हमें लगता था कि वो इंडिया के बहुत अच्छे बड़े फ्रेंड हैं और उनके आने से इंडिया को फायदा होगा तो हमें बड़े अच्छे लगते थे, राइट? अब जब हमें पता चला है कि वो सिर्फ अपना फायदा देखेगा, उसकी कंट्री का भी नहीं, वो सिर्फ अपना फायदा देखेगा, तो सडनली हम डीमिस्टिफाई हो गए. ही हैज बीन द सेम पर्सन इन दिस टर्म and the previous term. There is nothing that has changed. Only thing is now he is feeling more powerful. He is now feeling even more irreplaceable, right? And I think everyone can see the effect of it. Very nice. So I think world need to suffer a lot, more, in Either the we time to stand come. up for it or we Yeah, we suffer. Now coming to the very important topic on the relationship, parents and the children relationship there. So यहाँ पर बहुत जल्दी जो एक डिटैचमेंट से पेरेंट के साथ रहते रहते लोगों के मन में जो आता है और बच्चे बहुत जल्दी चले जाते हैं कि वी वुड लाइक टू सी लिव सेपरेट, जो चले जाते हैं. तो वहाँ पर ये रिलेशनशिप को कैसे पेरेंट्स व्हाट पेरेंट्स नीड टू रियली टेक केयर एंड इट्स अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द बोथ साइड. तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताइए, हेल्प कीजिए बताने में, where both can really compromise in something and reach at the common point. See, हर लड़के को पता होगा कि उसका फैमिली कैसा है, राइट? जैसे हम लड़कियों को पता होता है कि हमारे माँ बाप कैसे हैं, हम किस सिस्टम से आगे आए हैं. लड़कों को भी ये पता चलता होगा कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं, किस सिस्टम से आए हैं. अगर आपको लगता है कि कोई लड़की आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ आपके लिए सेटल हो सकती है, तो ऑफ कोर्स कंसिडर द करंट सिस्टम. अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की नहीं बनती है घर में, या वो बात करने में किसी एक तरीके से, या आपको लगता है कि इनके साथ रहना इन जनरल मुश्किल होगा किसी के लिए भी, तो फिर आई सजेस्ट कि प्लीज किसी और लड़की के कंधे पर ये बोझ ना डालें. सी व्हाट यू कैन डू. ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई पेरेंट्स को छोड़ दे, नहीं छोड़ना चाहिए, रहना चाहिए. पेरेंट्स हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने हमारा ध्यान रखा है तो आगे उनका ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट किसी लड़की से एक्सपेक्ट करना कि वो आपके पेरेंट्स को उतना ही प्यार दे जितना आप दे रहे हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट दे, चाहे उसे वो रिस्पेक्ट ना मिले, तो ये थोड़ा ज्यादा है. तो थिंक अगर वो लड़की भी, अब तो यार लड़कियां काम करती हैं, कमाती हैं, राइट, अपनी अपनी जगह बना चुकी हैं इस दुनिया में, तो फिर व्हाई वुड एनीवन वांट टू सफर अब्यूज फ्रॉम नॉट द हस्बैंड बट आल्सो द फैमिली. So if you think that it's not a system where she can sit in, then please think of an alternative system. And don't watch Ekta Kapoor serials much. And like I said, people don't change. If you're thinking कि लड़की आ जाएगी और हमारे माँ बाप बदल जाएंगे, वो तो नहीं होगा. वो नहीं होगा. Wonderful. Love marriage or marriage and then law? Either way, doesn't matter. You have to look for a good person. And what is the definition of good person? Good person is somebody who respects you, who's kind, who's generous, and who is also going to put your needs forward and not just his. Beautiful. Who's also financially sound. Beautiful. Educated, of course. I think big tick on that. Big tick on that. But again, बहुत सारे educated लोग भी देखे हैं with masters and PhDs and all. They also, just by virtue of education, people don't become sensible. You have to be a sensible person so that you can put that education to good use. Wonderful. Very good. Final few things which you would like to recommend to the youngsters, millennials, Gen Zs.
or maybe Everyone. Find a relationship where you are also valued, you have space to think, do, and act freely without hurting your partner or anyone around. एक्चुअली इतना ध्यान रखेंगे हर किसी का, किसी की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या जिंदगी जियोगे? बट बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ, टू योर वैल्यूज. ट्राई टू सी दैट while you're living your life, you're not trampling on anyone else's. Simple as that. अच्छे अच्छे बन के रहिए. कितना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? करना चाहिए, बट इतना भी नहीं that आप ना खुश हो जाएं. ऐसा कोई पर्सन सी ना खुश, मेरी वैल्यूज हैं उसके हिसाब से मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी. आई कैन कॉम्प्रोमाइज इन मनी, बट आई कांट कॉम्प्रोमाइज इन लॉयल्टी. वेरी क्लियर. तो ऐसी कुछ वैल्यूज अपने बारे में आइडेंटिफाई करिए. आई कैन कॉम्प्रोमाइज इन एजुकेशन मे बी, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इन लाइफस्टाइल. You have to be clear about things. तो पहला जो कॉम्प्रोमाइज मैंने किया उसमें भी मैं अनहैप्पी होता हूँ. Then what is the limit of that compromise then? Then you have to maybe you have to again set expectations right. आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी और से, क्योंकि वो तो कितना, मतलब अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं और आपको बहुत कुछ चाहिए, तो सामने वाला तो कभी 100% नहीं होगा. ठीक है. Thank you so much. I think very valuable content, especially on the relationship, will definitely going to benefit our viewers and the audience. Thank you so much again for coming for the second podcast. If you're watching till now, please write in the comment box that I watch the complete podcast and share your 3 learnings especially. And if you are in the relationship with someone, what are the red flags which you are noticing over there, and what decisions you are going to make over a period of time? Please write your questions in the comment box. We are very much interested in answering those questions. And thank you so much for watching. Sandhya ji, thank you so much for coming for the Let's Talk show. I'm sure this second podcast will definitely going to serve a bigger purpose to our community.